दोस्तों कैसे हैं आप सभी। देखिए आप लोगों का प्यार मिल रहा है, हम लोग लगातार वीडियोस ला रहे हैं, लगातार क्लासेस चल रही है। आप देख रहे हैं मैंने उत्तराखंड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं टिहरी और पौड़ी ज़िले को पूरा करा चुका हूँ। ठीक है, हिंदी में भी आपको मिल रहा है, आपको न्यू वैकेंसीज़ की अपडेट मिल रही है, आपको आपका जो नोटिस आया है एनटीपीसी के विषय में मैंने बता दिया आपको। देखिए अब चैनल पर धीरे धीरे काम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं जो क्लास लेके आ रहा हूँ उत्तराखंड की, आप रेगुलर उसे देखते रहिएगा। ठीक है, आप उसे रेगुलर देखते रहिएगा, आपको मैं सारे के सारे जो ज़िले हैं वो कवर करा दूंगा। और हमारा यकीन मानिए, आप विश्वास रखिए मुझ पर, सब चीज़ें बेहतर तरीके से चलेंगी और सब चीज़ें अच्छी तरीके से होती चली जाएंगी। ठीक है हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं। जिला सीरीज करते ही आप देखिएगा, आप जो भी प्रीवियस ईयर आप लोग लगाएंगे, जो पेपर में आए हुए सवाल आप लोग लगाएंगे, उसका आप 40 to 50% आसानी से कवर कर जाएंगे। और उसके बचा हुआ जो हम लोग पार्ट है, आप इंडिविजुअल टॉपिक आपका देखते चले जाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे देखना है, क्या क्या आगे होना है, यहाँ ग्लेशियर कौन से हैं, मंदिर कौन से हैं, बुग्यालों को हम देखेंगे, यहाँ एक एक पर्यटन स्थल को देखेंगे, एक एक बात को हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने देखिए एक सीरीज और शुरू कर दी है जिस पे मैं आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। मैंने पहला पार्ट अपलोड भी किया, आप जरूर जाकर के वहाँ देखिए। आपको अपनी तैयारी का समीक्षा करने का, एक आकलन करने का आपको मौका मिलेगा और आप जितना बेहतर उसमें कर पाएंगे, आपको देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग अपना नया जिला आज शुरू करने वाले हैं। नया जिला हमारा है आज बागेश्वर। ठीक, बागेश्वर हमारा नया जिला है बागेश्वर। हम लोग बागेश्वर के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारी क्लास का मोटो है कि सबसे पहले हम लोग मानचित्र देखते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं चलिए बागेश्वर को देखने की। आप लोग मेरे साथ बागेश्वर को देखिएगा। कुछ ऐसा सा आपको बागेश्वर देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा आपको बागेश्वर जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखेंगे मैप को। देखिए मैप आप कहेंगे एग्जैक्ट सर होगा, लेकिन देखिए ऐसा होता है कि मैप केवल एक रेफरेंस के लिए है। आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपने बात करी कि बागेश्वर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए बागेश्वर, सबसे पहला सवाल आपका ये बनता है किस किस जिलों से घिरा हुआ है, कि ये अपनी जो बाउंड्री है ये किस किस जिले के साथ ये साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सबसे पहले आपका चमोली, यहाँ आपका चमोली पड़ता है। ठीक, इस पूरे क्षेत्र में आपको चमोली देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको अल्मोड़ा देखने को मिलेगा। और इधर कोने में आपको पिथौरागढ़, ये सारा का सारा क्षेत्र किसका है, पिथौरागढ़ आपको देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़, ठीक, मैं बोल रहा हूँ पिथौरागढ़। ये आपका चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए याद मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, बस आप केवल मैप को देखिएगा। तो इसके अंदर मैं देखिए डाल देता हूँ क्या क्या। यहाँ कोसानी आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह आप लोग देखेंगे कोसानी। इसके ऊपर गरुड़ है, ऊपर चलेंगे तो बैजनाथ, कोसानी, गरुड़, बैजनाथ। आगे आऊँगा तो यहाँ बागेश्वर, बागेश्वर के ऊपर कपकोट, ऊपर चलूँगा तो आपका सुंदरडूंगा, कफनी और पिंडारी। ठीक, नीचे आओगे तो कांडा और इधर सांगा। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इधर कोसानी, गरुड़, बैजनाथ, बागेश्वर, कपकोट, सुंदरडूंगा, कफनी, पिंडारी। और देखिए अगर आप दिखाना चाहें सुंदरडूंगा के साथ आप मैगतोली और सुखराम दिखा सकते हैं। देखिए मैं आगे चलो बात कर लेंगे, यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, देखिए बैजनाथ, गरुड़, कोसानी, बागेश्वर, कपकोट, सुंदरडूंगा, कफनी, पिंडारी, सांगा और कांडा। देखिए यहाँ सबसे पहली बात ये आती है किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप देख सकते हैं इधर अल्मोड़ा है, उधर चमोली है, उधर आपका पिथौरागढ़ है। आप अगर दिशा दिखाना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। ऊपर आपका उत्तर होता है, उत्तर में चमोली है, इधर आपका पूर्व में पिथौरागढ़ से लगता है, और नीचे आपका दक्षिण होता है, दक्षिण में अल्मोड़ा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, ये बात आप जानते हैं। देखिए साथ ही मैं अगर बात करूं कि पहले ये जो आपका बागेश्वर जिला हुआ करता था, छोटा जिला है, यहाँ से पेपर में सवाल भी बनता कि ये जो जिला हुआ करता था पहले स्टार्टिंग में अल्मोड़ा की एक तहसील के रूप में ये
जाना जाता था। ठीक है, अल्मोड़ा की एक तहसील के रूप में जाना जाता था। देखिए आप लोग मेरे साथ नोट करिएगा कॉपी में। स्टार्टिंग में आप क्या बताओगे, यह अल्मोड़ा की एक तहसील हुआ करता था। अल्मोड़ा की एक तहसील हुआ करता था। ठीक, अल्मोड़ा की क्या हुआ करता था, एक तहसील हुआ करता था। तो इसके बाद देखिए इसे फिर जिले में डेवलप किया गया, इसे अलग से जिला बनाया गया बागेश्वर को। तो इम्पोर्टेंट बन जाता कि इसकी डेट आपको पता हो कि ये कब बनाया गया। 1997 में बागेश्वर जिला बना। बागेश्वर क्या बना, जिला बना। इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए जिले के साथ साथ ही अकेला बागेश्वर ही नहीं था, यहाँ 3 जिले एक साथ बनाए गए थे। बागेश्वर था, रुद्रप्रयाग था, ये भी आप दिखा देना, रुद्रप्रयाग और चमोली। रुद्रप्रयाग और चमोली, सॉरी ये चमोली नहीं है, ये चंपावत है, सॉरी। रुद्रप्रयाग और चंपावत, ये चंपावत हुआ करता। ठीक है, रुद्रप्रयाग और चंपावत। 1997 में यहाँ पर 3 जिले बनाए गए, एक बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। देखिए तीनों बातों को आप कैसे याद करेंगे कि कौन कौन से जिले बने, तो आप याद करेंगे रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, RCB। ध्यान से देखिएगा, आसानी से एक एक बात याद हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। R से रुद्रप्रयाग, C से चंपावत और B से बागेश्वर। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ 1997 में 3 जिले बने आपका, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। और यहाँ से अगर आप देखना चाहें चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। कैप किस किस जिले के साथ सीमा साझा करता, तो आप कैप से याद रखेंगे चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। और किस किस जिले को एक साथ बनाया गया था, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। मतलब बागेश्वर में RCB के ऊपर कैप लगा दोगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा कि RCB के ऊपर आप क्या करेंगे, कैप लगा देंगे। बात क्लियर है। तो ये आपकी बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ क्या होता है कि 3 जिले एक साथ बनाए गए हैं और कैप चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बातें आप। अब यहाँ क्या होता है, देखिए थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक ऋषि है, ऋषि का नाम है मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि क्या करते हैं कि यहाँ एक नदी बहती है। चलिए पहले अब मैं आपको नदी बता देता हूँ। बागेश्वर के पास आपकी एक नदी बहती है, एक आपकी सरयू और आपकी गोमती। तो एक किस संगम पे पड़ता है बागेश्वर आपका, सरयू और गोमती के संगम पे ये देखने को आपको मिलेगा। सरयू और गोमती के संगम पे ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैं अभी एक मिनट, गोमती और सरयू के संगम पे आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सरयू और गोमती के संगम पे आपको देखने को मिलता है बागेश्वर आपका, गोमती और सरयू के संगम पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही क्या हुआ कि एक बार मार्कंडेय ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं बागेश्वर में, वो एक जो नदी आ रही है यहाँ पे सरयू नदी के बीच में स्थान जहाँ से गुजरती है, वहीं पे क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो क्या होता है कि सरयू नदी जब देखती है कि तपस्या कर रहे हैं, एक ऋषि हैं, बैठे हैं आश्रम है, तो ये वहीं पे खुद को रोक लेती है, क्योंकि ये ब्रह्म हत्या का या ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं लेना चाहती। तो इस तरीके से किंवदंती है, कहानियाँ हैं, आप सुनिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, होता क्या है, तो ये सारा वृत्तांत क्या होता है कि जब सरयू यहाँ पे आ रही है और अब बीच में आश्रम और मार्कंडेय ऋषि दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ होता क्या है कि सरयू अपना स्थान रोक लेती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ एक तालाब की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे वहाँ के आसपास के वन्य जो जीव है वो बड़े परेशान होने लगते हैं, हाहाकार मचने लगता है। तो इस पूरी घटना को कौन देख रहा है, ऊपर बैठे माता पार्वती और शिव भगवान देख रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है कि ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, कुछ अगर ऐसा होता है। तो वो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, मैं गाय का रूप बनाती हूँ, आप बाघ का रूप बनाएं। किसका, बाघ का रूप। और पहाड़ में बाघ को क्या बोलते हैं, व्याघ्र। पहाड़ को क्या बोलते हैं, व्याघ्र बोलते हैं। ठीक है, आप पहाड़ का रूप बनाइए।
तो ये कहा गया जिससे मैं क्या होगा, मैं ऋषि के सामने से गुजरूंगी, आप मेरे पीछे से आना, तो ऋषि को क्या लगेगा, मार्कंडेय ऋषि को, कि इस गाय की जान खतरे में है, ये यहाँ से हटेंगे और तभी इसी समय सरयू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये घटना होती है, ऐसा ही होता है। तो शिव जी यहाँ व्याघ्र का रूप धारण करते हैं, इसी के लिए यहाँ पे इनका नाम यहाँ क्या पड़ जाता है, व्याघ्रेश्वर यहाँ नाम पड़ता है। क्या पड़ता है, व्याघ्रेश्वर यहाँ नाम पड़ता है। तो तब से ये माना जाता है कि भगवान शिव बाघ के रूप में यहाँ विचरण करते हैं और तभी से इस स्थान का नाम व्याघ्रेश्वर आपको देखने को मिलता है। देखिए पहले व्याघ्रेश्वर ही हुआ करता था, धीरे 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 ये क्या बन गया है, अब बागेश्वर बन गया, धीरे धीरे ये बागेश्वर बन गया। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ क्या लिखेंगे, आप लोग नोट करना कि भगवान शिव यहाँ बाघ बनकर विचरण करते हैं। भगवान शिव यहाँ बाघ बनकर, क्या ये कह सकते हैं भगवान शिव यहाँ विचरण करते हैं, विचरण करते हैं, भगवान शिव यहाँ विचरण करते हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ क्या पड़ गया है, व्याघ्रेश्वर। तो बागेश्वर का एक दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा, क्या, व्याघ्रेश्वर आपको देखने को मिलेगा। इस नदी के किनारे पूछो तो ये सरयू और गोमती के किनारे पे आपको देखने मिलेगी, सरयू और गोमती के किनारे पे आपको बागेश्वर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपका बागेश्वर में, बागेश्वर में क्या होता है कि ये आपका पश्चिमी है, ये आपका पूर्वी छोर है, ये पश्चिमी छोर, ये पूर्वी छोर, ये आपका पश्चिमी छोर। तो यहाँ इसके दोनों ओर पर्वत है, यहाँ आपका नीलेश्वर पर्वत है और इधर आपका भिलेश्वर पर्वत है। ठीक है, तो आपका बागेश्वर दो पर्वतों से घिरा है, एक तरफ आपका नीलेश्वर और दूसरी तरफ आपका भिलेश्वर। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे। ठीक है, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, साथ साथ पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिए कि ये यहाँ बागेश्वर, आप नोट करेंगे मेरे साथ, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। बागेश्वर दो पर्वतों से घिरा है, बागेश्वर दो पर्वतों से घिरा है। पूर्व में आपका भिलेश्वर, इधर पूर्व इधर पड़ता है। ठीक है, आप जब देखते हैं डायरेक्शन तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, पूर्व आपका उधर पूर्व में भिलेश्वर और इधर आपका पश्चिम वाली तरफ पड़ता है नीलेश्वर। ठीक, क्या, नीलेश्वर, इधर पड़ेगा आपका नीलेश्वर। यही देखिए दो कुंड भी देखने को पड़ता है, एक कुंड ऊपर की और दूसरा कुंड नीचे की तरफ। तो आपका उत्तर में एक कुंड देखने को मिलता है यहाँ पे, उसका नाम है सूरज कुंड, और दक्षिण में भी यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है अग्निकुंड, जिसका नाम क्या है, अग्निकुंड। ठीक, चार चीजें मैंने आपको बताई, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में आपका भिलेश्वर, पश्चिम में नीलेश्वर, उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में आपका अग्निकुंड यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, इसी अग्निकुंड की वजह से मानस खंड में बागेश्वर का एक नाम और देखने को मिलता है। मानस खंड में बागेश्वर का नाम, एक नाम और कहलाता है, और वो कहलाता है आपका अग्नि तीर्थ। इंपॉर्टेंट है, एक नाम बागेश्वर का और बनता है, क्या, अग्नि तीर्थ। इसी अग्निकुंड के यहाँ होने की वजह से बागेश्वर का नाम क्या बन जाता है, अग्नि तीर्थ बन जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको कि आपकी चारों दिशाओं में इसे आप एक काम कर लेना। देखिए जब आप दिशाओं की बात करिए, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ। आप लोग इसे कैसे दिखाएंगे अपनी कॉपी में, देखिए आप लोग कॉपी में से ऐसे दिखाना, ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, साथ साथ नोट करते चलिएगा। बात समझ में नहीं आती, वीडियो को रिवर्स कीजिए, दोबारा से देखिए, लेकिन बातें आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ये रिवीजन के समय आपको काम आएंगी। ठीक है, देखिए आप इसे ऐसे बनाना, ये आपका पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। उत्तर में आपका सूरज कुंड मैंने बताया, ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना, सूरज कुंड, ये आपका अग्नि कुंड, पश्चिम में नीलेश्वर, नीलेश्वर पर्वत, और दक्षिण में भिलेश्वर पर्वत। आप ऐसे कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, आप ऐसे कॉपी में से बनाएंगे, और इसी अग्निकुंड की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, अग्नि तीर्थ पड़ जाता है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। देखिए
मानस खंड की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी? मानस खंड की यहाँ पर बात हो रही है। तो मानस खंड में क्या कहा गया है? जो आपकी सरयू नदी है, जो आपकी सरयू नदी है, सरयू को गंगा कहा गया है। आपने देखा था ना सरयू, और इधर से ये गोमती जा रही थी। सरयू नदी को क्या कहा गया है? गंगा कहा गया है मानस खंड के अंदर, मानस खंड में। सरयू नदी को गंगा और गोमती को कहा गया है यमुना। गोमती को क्या कहा गया है? यमुना कहा गया। और आप सभी जानते हैं कि जो आपकी गंगा नदी है, ठीक है, इसमें जब आपका यमुना का उद्गम होता है, कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है, जो आपका यूपी है। पहले इलाहाबाद कहा करते थे, अब उसे क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। देखिए सब बातें बताऊंगा, नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। एक एक चीज़ की क्लास यहाँ आएगी आप लोगों की, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। लेकिन इसी की वजह से देखिए यहाँ भी गंगा और यमुना का संगम होता है, और यहाँ भी आपका गंगा, और ये आपकी गंगा आती है ऊपर से, जो आपकी हरिद्वार ऋषिकेश से होती हुई आपकी इलाहाबाद जाती है, और इधर से आपकी जो यमुनोत्री आपकी उत्तरकाशी से गंगोत्री के पास जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहीं से ये निकलती है आपकी यमुना, जो आपकी हिमाचल प्रदेश, आपका दिल्ली, ये आपकी हरियाणा को होते हुए, ये आपका यहाँ से क्या है कि ये जो आपकी यमुना है आपकी हरियाणा से दिल्ली और फिर यूपी से सीधा घुस जाती है कहाँ पे? प्रयागराज में, और यहाँ इससे मिल जाती है, और आगे इसकी सहायक नदी जो बनती है, ठीक है, यमुना, तो इसका संगम होता है प्रयागराज में। ऐसे ही इन दोनों के संगम को भी क्या कहा गया है? यहाँ पे प्रयागराज ना क्या करके इसका उल्टा कर दिया गया है, तीर्थराज प्रयाग इसे बोला गया, ठीक है। बात समझिए आप लोग, इसे तीर्थराज प्रयाग कह दिया गया है। इन दोनों के संगम कहाँ हो रहा है? बागेश्वर में। इसलिए इसका एक तीसरा नाम, चौथा नाम देखने को मिलता है आपको, तीर्थराज प्रयाग। ये इसका चौथा नाम आपको देखने को मिलता है। तीर्थराज प्रयाग भी किसे बोलते हैं? बागेश्वर को बोलते हैं। इसके साथ इसे यहीं से आपका क्या बनता है? उत्तर का वाराणसी। उत्तर का वाराणसी कहा जाता है किसको? बागेश्वर को, ठीक। उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है बागेश्वर को। तो आपने देखा, इस बात को नोट करिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर बागेश्वर के आपने 5 नाम देखे। एक नाम आपने देखा तीर्थराज प्रयाग, एक नाम आपने देखा उत्तर का वाराणसी, एक आपने देखा आपने अग्नितीर्थ, और एक नाम आपने देखा व्याघ्रेश्वर। ये पांच नाम आपको देखने को इसके मिलते हैं, और 5वां नाम है आपका बागेश्वर, ठीक। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे। पहले बात करेंगे बागेश्वर की, फिर बैजनाथ की, फिर कौशानी, इन सब की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी ये बात आपको समझ आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बागनाथ मंदिर की बात है, हटा दो मैं इसे, चलिए। देखिए यहीं पे एक मंदिर है, आप जो बागेश्वर देखते हैं, ये जो आप बागेश्वर देखते हैं, बागेश्वर के समीप ही एक मंदिर आपको देखने को मिलता है, बागनाथ का मंदिर, बागनाथ मंदिर, ठीक। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बागनाथ। तो पहली बात अगर इससे समझूं तो ये क्या बनता है कि अगर बागनाथ की मैं बात करूं तो बागनाथ किस नदियों की संगम पे आपको देखने को मिलेगा? जिस नदियों पे आपको बागेश्वर दिखा था, उन्हीं नदियों पे आपको बागनाथ भी देखने को मिलेगा। तो आपकी गोमती और सरयू नदी के किनारे ये आपको देखने को मिलता है, गोमती और सरयू, ठीक। ये तो हुई नदियाँ। अब देखिए इसके निर्माण की अगर बात करी जाती है कि बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो निर्माण में देखिए 2 बातें यहाँ सामने आती हैं, 2 बातें सामने आती हैं। एक बात सामने आती है कि 9वीं शताब्दी में, ध्यान से देखिएगा, 9वीं शताब्दी में कत्यूरी वंश का एक शासक है भूदेव। क्या नाम है? भूदेव। तो भूदेव ने यहाँ पे मंदिर निर्माण करवाया था, लेकिन उस समय इसे बागेश्वर ना क्या के ये आपका व्याघ्रेश्वर मंदिर कहा जाता था। क्या?
व्याघ्रेश्वर मंदिर। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ चर्चा करूँ मैं कि इसका जीर्णोद्धार किसने किया है। तो ये आपका लक्ष्मी चंद है। 1602 ईस्वी में चंद वंश का आपका लक्ष्मी चंद ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। लक्ष्मी चंद ने क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। ठीक, तो दो बातें आपके इसके निर्माण में याद रखेंगे। 9वीं शताब्दी में भूदेव ने व्याघ्रेश्वर मंदिर निर्माण करवाया, 1602 में लक्ष्मी चंद यहाँ का जीर्णोद्धार करवाता है। देखिए यहाँ पे ये कैसे पता चलता है कि 9वीं शताब्दी का भूदेव का ऐसा कुछ है। देखिए यहाँ भूदेव का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिससे ये साक्ष्य मिलता है कि भूदेव ने यहाँ पे व्याघ्रेश्वर मंदिर का कुछ ना कुछ कार्य जो है निर्माण कार्य यहाँ पे कराया था। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि यहाँ से भूदेव का 9वीं शताब्दी के भूदेव का प्रस्तर शिलालेख मिला। क्या मिला, प्रस्तर शिलालेख यहाँ से देखने को मिला। देखिए इतनी बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे। यहाँ एक चीज़ और भी इससे जुड़ती है, जब कभी मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के इतिहास के विषय में, जब हम जानकारी करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको एक कुली बैगार जो आंदोलन था उसकी शुरुआत भी आपकी बागनाथ मंदिर के प्रांगण से ही करी गई थी। ठीक है, जयानंद भारती के द्वारा। तो वो हम लोग वहाँ देखेंगे, वहाँ क्या हुआ था, कुली बेगार क्या होता है, कैसे कैसे हुआ, किन किन चीज़ों का वहाँ इस्तेमाल था या क्या बातें थी, हम लोग वहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि गोमती और सरयू के संगम पे है। इसके निर्माण 9वीं शताब्दी कत्यूरी वंश शासक भूदेव के द्वारा, और आपका व्याघ्रेश्वर मंदिर यहाँ से भूदेव का प्रस्तर शिलालेख मिला है। लक्ष्मी चंद ने यहाँ जीर्णोद्धार कराया 1602 में। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। देखिए चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इसे मैं एक एक करके कराऊंगा। बात आपको ध्यान से सुननी है, अच्छे से करनी है। इसके पार्ट शायद 2 या 3 पार्ट में ये पूरा होगा। ये आपका 2 या 3 पार्ट में आपको पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा होगा ये कन्फर्म है। तो आप कृपया करके अपने प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहिए, आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, तभी जा कर के काम होने वाला। ठीक है, तो अगली क्लास आपको जल्दी देखने को मिलेगी। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने बताया है उतनी बातें आप अच्छे से पढ़ लेना। और देखिए मैप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैप इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मैप आप लोग नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं तो समस्या है। आप देखिए मेरे इस तरह जैसा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसा मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, घर पे लगातार प्रैक्टिस करिएगा, आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए मैं मिलते हैं जल्दी। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, देखिए मेहनत करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिए। धन्यवाद।